वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक सिंड्रेला स्टोरी टाइप की एंटरटेनमेंट से भरी मूवी। फील गुड भी कह सकते हैं इसको। मूवी का नाम है व्हाट अ गर्ल वांट्स। तो कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी की हीरोइन डेफनी के बर्थडे पार्टी को दिखाते हैं। 6 साल की हो चुकी है वो, लेकिन उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा जो कि इंग्लैंड में रहते हैं। वो अपनी माँ, जिसका नाम लिज़बी है, उससे पूछती कि माँ, मेरे पापा मुझे देखने क्यों नहीं आते। तो दोस्तों लिबी उसको एक कहानी सुनाना शुरू करती है जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। तो दरअसल लिबी एक वेडिंग सिंगर है जो कई देशों में टूर करती है। कई साल पहले जब वो मोरक्को एक टूर के लिए गई थी तो उस दौरान वो एक ढलान में फिसलकर नीचे लटकने वाली थी और तब उसको एक आदमी बचाता है जिसका नाम है हेनरी। पहली मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे की ओर अटैच हो जाते हैं। हेनरी इंग्लैंड से और वो भी यहाँ पे टूर पे आया हुआ है। दोनों कुछ दिन बातें करते हैं और देखते देखते उस देश की परंपरा के हिसाब से शादी भी कर लेते हैं। फिर हेनरी लिबी को अपने घर यानी इंग्लैंड लेके जाता है और इस पॉइंट तक लिबी नहीं जानती थी कि हेनरी इंग्लैंड के एक रॉयल फैमिली का इकलौता वारिस है। हेनरी को एक लड़की के साथ आते हुए देखकर उसके पिता का तो चेहरा एकदम से बदल जाता है। मतलब उन्हें हैरी की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसके कुछ दिनों के बाद हैरी के पिता की मौत हो जाती है दोस्तों। और अब इनके बिजनेसेस, रियल एस्टेट और सारी प्रॉपर्टीज की लगभग एक साम्राज्य समझिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी हेनरी के सर पे आ जाती है। और वो मतलब क्या बोले यार, इतना बिजी हो जाता है कि लिबी से मिलने तक की उसे फुर्सत नहीं होती। और इस रॉयल फैमिली का एक बहुत ही विश्वसनीय एडवाइजर है जिसका नाम है एलिस्टर। वो नहीं चाहता कि लिबी जो एक साधारण परिवार से है और वो भी अमेरिकन है, वो इस परिवार में कुछ अपना दबदबा बनाए। मतलब उसको वो चाहता है कि यहाँ से चले जाए, इसलिए वो लिबी को हेनरी से मिलने ही नहीं देता। और लिबी को भी यही लगता है कि शायद अब हेनरी को मुझसे प्यार नहीं रहा। ये सोचकर बेचारी लिबी का दिल टूट जाता है दोस्तों और वो बहुत ही दुखी होकर वहां से चली जाती है। लेकिन हेनरी भी नहीं जानता कि लिबी को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब वो एलिस्टर की चाल को नहीं समझ पाता। और फिर एलिस्टर एक लेटर लिखता है जैसे कि लिबी ने हेनरी के लिए लिखा हो। उसमें वो लिखता है कि मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ, अब तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती। इस तरह से एलिस्टर ने हेनरी और लिबी को एक दूसरे से अलग कर दिया होता है दोस्तों। और उसने तो हेनरी से ये भी कहा था कि उस लिबी को किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए तुम्हें छोड़कर भाग गई वो। लेकिन लिबी भी नहीं जानती कि एलिस्टर ने ये सारी कहानी पका के रखी हुई है। वो तो अभी भी यही सोच रही है कि हेनरी मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे खुद ही नहीं मिल रहा। मतलब तो इस तरह डेफनी के हर बर्थडे पे वो उसको यही कहानी सुनाती है कि बेटा, मेरे और तुम्हारे पापा के बीच प्यार हुआ, हमने शादी कर ली, लेकिन पापा के घर वालों को मैं पसंद नहीं आई और पापा भी मुझे छोड़कर दूर रहने लगे, इसलिए मैं चली आई वहां से। यहाँ से सीधे दिखाते हैं कि डेफनी 15 साल की हो चुकी है और इन 15 सालों में लिबी डेफनी के हर बर्थडे पे यही कहानी सुनाती हुई आ रही है। 2 साल और बीत जाते हैं और अब डेफनी ने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली है और कॉलेज चली गई है। लिबी अभी भी शादियों में गाती है तो डेफनी वहाँ फूड वगैरह सर्व करने का काम करती है। डेफनी दोस्तों अपनी पढ़ाई के साथ साथ वक्त मिलने पर माँ के साथ इस तरह के काम भी कर लेती है ताकि थोड़ा बहुत पैसे आ जाए। तो शादी में डेफनी की क्लासमेट जो बहुत ही अमीर घर की लड़की है, वो पूछती कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, पर डेफनी ये कहकर मैनेज कर देती कि वो मैं थोड़ा फ्री थी तो सोचा माँ के काम में मदद कर दूं। पर उसे ना बुरा भी लगता है कि उसकी फ्रेंड के मुकाबले में उसके खुद के परिवार की हालत कितनी खराब है। पढ़ाई के साथ साथ उसको बताओ काम भी करना पड़ रहा है। उस शादी में दोस्तों दुल्हन को उसके पापा के साथ डांस करते हुए देखकर डेफनी को अपने पापा के लिए बड़ा तरस आता है। इस बात को लिबी भी नोटिस कर लेती है कि बेचारी अपने पापा को बहुत ही मिस कर रही है। डेफनी फिर लिबी से बहस भी कर देती है कि हर बर्थडे पे आप मुझे बस एक ही कहानी सुनाती है कि मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कभी मुझे उनसे मिलने के लिए आप नहीं लेकर गई। क्यों? शायद वो जानती नहीं कि उनकी एक बेटी भी है। आज भी मेरा बर्थडे है, लेकिन अब मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनना चाहती, उनसे मिलना चाहती हूँ माँ, मैं इंग्लैंड जाऊंगी। लेकिन लिबी कहती है कि सब्र से काम लो बेटा, अगर तुम वहाँ चली भी गई तो तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था, तुम पापा से मिल ही नहीं पाओगी। वो बड़े घर के लोग हैं, तुम्हें अंदर तक घुसने नहीं देंगे वो लोग, इसलिए ये इरादा निकाल दो दिमाग से। वैसे इस शादी में बहुत खाना बचा हुआ है, हम यहीं खाकर घर चले जाएंगे। किस्मत का खेल तो देखिए, पति इंग्लैंड में राज कर रहा है दोस्तों, लेकिन पत्नी और बेटी यहाँ बचा कुचा खाना खाकर पेट भर रही है। घर जाकर डेफनी हेनरी का नाम गूगल करती है, तब उसको पता चलता है कि वो एक रॉयल फैमिली का इकलौता वारिस है और वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नॉमिनेटेड मेंबर भी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब दोस्तों यहाँ के राज्यसभा की तरह समझ लीजिए। हेनरी के वहाँ कई सारे बिजनेसेस हैं, लगभग एक बिजनेस साम्राज्य है उसका। उसकी फिर से शादी हुई या नहीं, इन बातों का जिक्र नहीं किया गया होता है। तो डेफनी आज पक्का इरादा कर लेती कि चाहे जो भी हो जाए मैं इंग्लैंड जाऊंगी और अपने पापा से मिलकर रहूंगी। वो लिबी को बिना बताए ही अपने सफर पे निकल जाती है। अगले दिन डेफनी को ना पाकर उसकी माँ लिबी घबरा जाती कि कहाँ चली गई। पर डेफनी ने लिबी के लिए एक ऑडियो टेप छोड़ा होता है जिसमें उसने कहा होता है कि माँ, आज तक मैंने आपकी कहानी सुनी, उससे सुनकर बड़ी हुई, लेकिन अब मुझे अपना फैसला खुद लेना चाहिए। मैं पापा से मिलने जा रही हूँ, मेरी फिक्र मत करना, मैं लौट आऊंगी। और सीधे दोस्तों अगले सीन में डेफनी इंग्लैंड पहुंच जाती है। वहाँ वो वेकॉम नाम के एक टाउन में जाती है जहाँ पे हेनरी का घर है। डेफनी वहाँ एक छोटे से होटल में कमरा बुक करने जाती है तो रिसेप्शन पे एक लड़का होता है जिसका नाम है लैन। उसका गिटार देखकर डेफनी एक गिटार मॉडल का नाम बताकर पूछती कि ये उसी टाइप का है ना। तो लैन पूछता है क्या तुम भी गिटार बजाती हो? डेफनी कहती नहीं नहीं, मेरी माँ एक सिंगर है, उनके पास यही गिटार है। खैर यहाँ पे कोई कमरा खाली है क्या? तो लैन कहता है कि कमरा खाली तो है, लेकिन
लेकिन ये एक स्पेशल होटल है, यहाँ का फोन काम नहीं करता, अगर बिजली कट जाती है तो कभी कभी पानी नहीं आता। इन सारी स्पेशलिटीज के साथ तुम्हें यहाँ पे रहना मंजूर है तो बताओ, अभी कमरा बुक कर देता हूँ। अब डेफनी हैरान हो जाती है कि कोई इतना भी ईमानदार कैसे हो सकता है यार। कमरा बुक कर लेती है दोस्तों वो, और तब टीवी पे हेनरी के बारे में खबर चल रही होती है, जो कि एक अमीर आदमी ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन भी है। आने वाले इलेक्शंस में वो खड़ा हो रहा है दोस्तों, और ये भी बताया जाता है कि हेनरी अपने एडवाइजर एलिस्टर की बेटी ग्लेनिस से शादी भी करने वाला है। ऊपर से ग्लेनिस की पहली शादी से उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है क्लारिसा। ग्लेनिस ने अपने पति को तलाक दे दिया था, तो ये थी उनकी कहानी। लेकिन ये खबर देखकर डेफनी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि अब शायद उसके पापा का यहाँ एक नया परिवार बनने वाला है और शायद वो डेफनी को नहीं अपनाएंगे। दूसरी ओर हेनरी को दिखाते हैं दोस्तों, जो ग्लेनिस से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन एलिस्टर ने हेनरी और लिबी को इसीलिए तो अलग किया था ताकि वो अपनी बेटी ग्लेनिस की शादी हेनरी से करवा सके। इन सारी बातों से बेखबर हेनरी एलिस्टर की बातों में आ जाता है और अब ग्लेनिस से शादी करने को तैयार भी हो गया है। दूसरी ओर डेफनी लैन को हेनरी और अपनी माँ के प्यार के बारे में सारी बातें बताती है और हेनरी के घर का पता भी जान लेती है। अगले सीन में वो हेनरी के बड़े घर के सामने खड़ी होती है। सिक्योरिटी गार्ड तो उसे भगाने लग जाता है कि यहाँ खड़ा होना मना है, जाओ यहाँ से। और दूसरी ओर हेनरी की मंगेतर ग्लेनिस और उसकी बेटी क्लैरिसा को दिखाते हैं। माँ की तरह बेटी भी किसी तरह इस बड़े घर की मालकिन बन जाना चाहती है। कहती है जब आपकी और हेनरी की शादी हो जाएगी तो इस घर में कई पुरानी चीजों को बाहर फेंक कर नई चीजें खरीद दीजिए। दोस्तों इनकी बातें सुनकर एक बुजुर्ग आदमी जो यहाँ पे काम करता है ना, वो बड़बड़ाता है कि गधा राजा बन जाए तो जाहिर है दूसरों को लात ही मारेगा। इस तरह उनको ताना मारता है। और इसी बीच वहाँ पे हेनरी की माँ आती है दोस्तों, जो कि असल में इस परिवार को चलाती है और यहाँ इनकी ही सबसे ज्यादा चलती है। इनका नाम है जोसेलिन। हेनरी भी आ जाता है। इसी बीच डेफनी राजमहल जैसे इस बड़े घर का कंपाउंड वॉल टाप कर अंदर आ जाती है, पर क्लैरिसा उसको देख लेती है और चिल्लाती है कि कोई अंदर आ चुका है। अब हेनरी को लगता है कि शायद कोई मीडिया वाले उस पे जासूसी करने आए होंगे। वो डेफनी को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ से हो, कौन से चैनल से हो, या फिर किसी विपक्षी दल क्यों, बताओ। तो डेफनी हेनरी की एक फोटो दिखाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिबी के पास थी। उसको देखकर हेनरी चौंक जाता है। डेफनी कहती है कि मैं लिबी की बेटी डेफनी हूँ और आप मेरे पापा हैं। वो एक बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाती है जिसमें हेनरी और लिबी का नाम लिखा होता है। और हेनरी तो जैसे शौक दोस्तों, विश्वास ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि जब लिबी यहाँ से गई वो प्रेग्नेंट थी। और यहाँ ग्लेनिस भी डेफनी को भगाने पे तुली होती है, क्योंकि अगर डेफनी को हेनरी ने स्वीकार कर लिया तो अगली वारिस वही बन बैठेगी। फिर ग्लेनिस और उसकी बेटी इस घर पे कभी भी कब्जा नहीं जमा पाएंगी। डेफनी कहती है कि मेरी माँ ने ठीक कहा था, यहाँ मेरे साथ भी वही होगा जो कई साल पहले उनके साथ हुआ था। बचपन से मैं पिता के प्यार के लिए तरस रही थी, पता है, इसीलिए आपसे मिलने के लिए भागी चली आई। पर अब पता चला कि आपको तो पता भी नहीं है कि आपकी कोई बेटी भी है। देखिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, चलती हूँ यहाँ से। कहकर डेफनी जाने लग जाती है तो हेनरी उसको रोककर पूछता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। फिर वैसे लिबी के बारे में जोसलिन ही नहीं ग्लेनिस भी जानती है। और अब जोसलिन हेनरी से कहती है कि हो ना हो, ये तुम्हारी ही बेटी है हेनरी, उसे यहीं रहने दो। तो एलिस्टर तो हेनरी को एडवाइस देता है कि देखो हेनरी, ये इलेक्शन का वक्त है, अगर इस लड़की ने दुनिया को बता दिया कि तुम उसके बाप हो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और हेनरी थोड़ा सोचकर बताता है कि ठीक है, डेफनी यहाँ रह सकती है। और दोस्तों ये सुनने के बाद तो ग्लेनिस और क्लैरिसा कुछ भी करके डेफनी को दफा करने का प्लान बनाती रहती हैं। लेकिन जोसलिन तो डेफनी से बहुत ही प्यार से बातें करती है, दोनों काफी क्लोज हो जाती हैं। वो हेनरी से कहती है कि ये जरूर मेरी ही पोती है, बिल्कुल मुझ पे गई है। और जब माँ ने कह दिया है तो हेनरी को भी मानना ही पड़ेगा। जोसलिन डेफनी को एक बड़ा कमरा भी देती है और पूछती है कि कमरा अच्छा लगा तुम्हें। डेफनी कहती है अच्छा क्यों नहीं लगेगा दादी, हमारा पूरा घर इस कमरे में समा जाए, इतना बड़ा है ये, थैंक यू सो मच। कहकर वो जोसलिन से लिपट जाती है। तो जोसलिन कहती नहीं बेटा, रॉयल फैमिलीज में इस तरह गले नहीं लगते। यहाँ इंग्लैंड में तो रॉयल फैमिलीज वाले सिर्फ पालतू कुत्तों को और घोड़ों को गले लगाते हैं, वो भी हल्के से, हम ब्रिटिश जो हैं। और डेफनी हंसती है कि क्या ये भी कोई बात हुई, पर आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कहकर वो फिर से जोसलिन को झप्पी देती है। और ये वाली फील जोसलिन को कुछ नई और अच्छी भी लगती है दोस्तों। वो फील कर पाती है कि डेफनी उसी का खून है। उसके जाने के बाद डेफनी कमरे में काफी मस्ती करती है, मजे में होती है वो। हेनरी लिबी को तुरंत कॉल करके पूछता है कि तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट थी। तो लिबी कहती है कि तुम्हारे एडवाइजर्स जो 24 घंटे तुम्हें घेरे रहते थे उनसे पूछो ना, खासकर उस एलिस्टर से पूछो। तो हेनरी को बड़ा दुख होता है कि वो डेफनी के बचपन में उसका साथ नहीं दे पाया, उसे वो खुशी नहीं मिल पाई। तो लिबी कहती है कि जब तक डेफनी वहाँ पे है तुम उसका ख्याल रखना। कहकर कॉल काट दी जाती है। और अब हेनरी अपने एडवाइजर्स की मीटिंग बुलाता है और कहता है कि इससे पहले कि मीडिया जासूसी करके पता लगाए कि मेरी एक बेटी है, हमें खुद अनाउंस कर देना चाहिए ताकि इलेक्शन के वक्त मीडिया वाले कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। अब एलिस्टर कहता है कि बात तो ठीक है, आपका जो फैशन शो जाने का प्रोग्राम है उसी दौरान एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करके ये बात सभी को बता देते हैं। दूसरी ओर डेफनी इस नई लाइफ को बहुत ही एंजॉय करती है। चुटकी बजाते ही कई लोग उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। इस बीच एक कॉल आता है जिसे क्लैरिसा अटेंड करती है। कोई डेफनी को पूछता है तो क्लैरिसा को लगता है कि शायद डेफनी का कोई बॉयफ्रेंड होगा और वो गुस्से में कह देती है डेफनी नाम का यहाँ पे कोई नहीं है, तुम रखो फोन। दूसरी ओर डेफनी हेनरी से मिलने जाती है तो वो कहता है कि जल्दी हमें एक फैशन शो जाना है, वहाँ पे मीडिया वाले लोग होंगे, वहीं पे मैं अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन एलिस्टर को बड़ी जलन होती है दोस्तों कि हेनरी
हेनरी तो डेफनी को अपनी बेटी स्वीकार करने जा रहा है और यहाँ डेफनी हेनरी को अपनी बचपन से लेकर अभी तक की सारी फोटोज एक डायरी में दिखाती है और कहती है कि आपने मेरे बचपन को मिस कर दिया था ना, अब देख लीजिए। उसके जाने के बाद हेनरी उन फोटोज को देखता है और बड़ा इमोशनल हो जाता है दोस्तों। फिर कुछ ही पन्ने देखकर उसे बंद भी कर देता है। क्लैरिसा डेफनी की किसी भी तरह से इंसल्ट करने की सोचती है और डेफनी उससे पूछती कि फैशन शो देखने के लिए किस टाइप का ड्रेस पहनना होता है और यहाँ पे मौका पाकर क्लैरिसा उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें कोई खास ड्रेस नहीं पहनना होगा, अपने कैजुअल जीन्स और क्रॉप टॉप्स में आ जाना, वही यहाँ का फैशन है। तो डेफनी भी मान लेती है क्योंकि उसे इनके तौर तरीके तो नहीं पता। अगले दिन उस फैशन शो में जाने के लिए डेफनी नहाने जाती है और इस बाथरूम के मॉडर्न सिस्टम्स वगैरह डेफनी की बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। बड़ी मुश्किल से तो वो नहा पाती है, इस वजह से देरी भी हो जाती है। लेकिन इसी बीच बाकी लोग तैयार भी हो गए थे दोस्तों। ग्लेनिस और क्लैरिसा तो हेनरी से कहती हैं कि लगता है डेफनी बहुत देर लगाएगी, हमें निकलना चाहिए, डेफनी को ड्राइवर लेके आ जाएगा। तो हेनरी भी मान जाता है और वो निकल जाते हैं। अगले सीन में वो फैशन शो में होते हैं और रैंप वॉक चल रही होती है। हेनरी बड़ी टेंशन में होता है कि डेफनी अभी तक क्यों नहीं आई। तो क्लैरिसा कहती है कि आ जाएगी और बढ़िया ड्रेस पहन कर आएगी, देख लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा उसको। आखिर डेफनी उस ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है और बैक स्टेज पे किसी से पूछती है क्या यहीं पे वॉक हो रही है, तो वो भी कहता है कि हाँ यहीं पे हो रही है और डेफनी को मॉडल समझकर सीधे स्टेज पे भेज देता है। लेकिन हेनरी बौखला जाता है कि ये तो मेरी नाक कटवा कर छोड़ेगी, मैं तो इसे अपनी बेटी अनाउंस करने वाला था और ये है कि एकदम टपोरी की तरह चली आई स्टेज पे। लेकिन डेफनी स्टेज पे जाके अपना जैकेट उतार देती है और एकदम मॉडल की तरह पोज करती है। सभी उसे खूब चीयर करते हैं। शो के बाद मस्त पार्टी हो रही होती है और तब डेफनी क्लैरिसा से कहती है कि तुम मुझे इंसल्ट करने के लिए झूठी एडवाइस दे रही थी है, अब देखा कैसा माहौल जमा दिया है मैंने। वहाँ पे एक बहुत ही अमीर बुजुर्ग औरत होती है जो अपना डॉग साथ लाई थी दोस्तों और डेफनी बड़े प्यार से उस डॉग को सहलाती है और उससे बातें भी करने लगती है। तो उस औरत को बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसी हरकतें कर रही है, ऐसे भी कोई डॉग्स को प्यार करता है क्या। वो पूछती है कि तुम हो कौन। तो डेफनी कहती है मैं हेनरी की बेटी हूँ। कहकर वो उस डॉग को हाथ में ले लेती है और उसके साथ अपना मस्त खेलती है। उसका इनोसेंस उस बुजुर्ग औरत को बड़ा पसंद आ जाता है। हेनरी फिर घबरा जाता है कि पता नहीं डेफनी यहाँ पे क्या गुल खिलाने वाली है। वो भागा चलाता है और उस बुजुर्ग से माफी मांगता है कि देखिए मेरी बेटी से अनजाने में कुछ हो गया हो तो माफ कर देना। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी, तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी होगी मैंने सोचा भी नहीं था। खैर बहुत ही प्यारी बच्ची है तुम्हारी, बड़ा साफ है उसका दिल। वैसे ये यहाँ पे कितने दिन रहेगी, इसे मेरे घर जरूर लेकर आना प्लीज। तो ग्लेनिस कहती तभी डेफनी तो बस 2-3 दिन में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों हेनरी डेफनी को अब अपने से अलग नहीं करना चाहता और कहता है नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और महीने यहाँ पे रुकेगी जरूर। ये सुनकर तो ग्लेनिस के गले में जैसे कोई ड्रिंक अटक जाती दोस्तों। बुजुर्ग डेफनी से अपना डॉग ले लेती है और कहती है कि बेटा अगले शो में तुम फिर से मुलाकात करना मुझसे, तब तक उससे पहले मेरे घर भी आ जाना। तो डेफनी कहती है ओके दादी। और अब ग्लेनिस और एलिस्टर की बोलती बंद हो जाती है। ग्लेनिस तो एलिस्टर के कान में फुसफुसाती है कि क्या पापा ये लड़की तो हमारे सारे प्लान को चौपट कर देगी ऐसे। तो एलिस्टर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इसे घर से भगाने का बहुत ही बढ़िया प्लान जान चुका हूँ। अब उस रात की बात है दोस्तों, जब सभी सो चुके होते हैं तो डेफनी चुपचाप किचन में जाती है और दूध निकाल कर पीने लगती है। लगता है बेचारी को भूख लगी हुई है। और तब हेनरी फ्रिज से पानी लेने आ जाता है और अचानक डेफनी को भूतनी की तरह देखकर चिल्ला देता है वो। दरअसल क्या है, ये बड़े घराने के लोग हैं तो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, कुर्सी पर ही बैठे हैं, टेबल पर इस तरह से कोई नहीं बैठता। तो डेफनी कहती है कि देखिए आप होंगे रॉयल फैमिली के, लेकिन मैं तो एकदम से लोकल हूँ। और यहाँ पर फिर बाप बेटे की बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिखती है। हेनरी पूछता है क्या इतने सालों में तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की। तो डेफनी कहती बिल्कुल नहीं। तो हेनरी को थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार अगर इतने सालों में मैंने लिबी को कांटेक्ट किया होता तो क्या पता आज कुछ और होता, मैं उसके साथ होता। खैर वो डेफनी से कहता है कि एक और पार्टी होने वाली है, वहाँ तुम पार्टी ड्रेस में आना प्लीज, ये जीन्स टॉप में मत आना। तो डेफनी हंसती ठीक है पापा। अगले सीन में डेफनी उस पार्टी के लिए तैयार होने लग जाती है तो क्लैरिसा उसे ताने मारना शुरू करती है कि तुम्हारे होलिये का इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, तुम हो लोकल और हमें रॉयल। मेरी माँ हेनरी से शादी करने वाली है, उसके बाद मैं हेनरी की बेटी बनूंगी और तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा, इसलिए अभी बाहर निकल जाने में ही तुम्हारी भलाई है, समझो मेरी बात को। तो डेफनी कहती है एक बात बताऊं तुम्हें, तुम तो बाद में उनकी बेटी बनोगी और मैं पहले से उनकी बेटी हूँ और उनकी असली बेटी हूँ, समझी। अगर बाहर जाना है ना तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो क्लैरिसा एकदम से गर्म होकर वहाँ से निकल जाती है। डेफनी जोसलिन से शिकायत करती है कि दादी वो क्लैरिसा मुझे धमका रही थी। तो जोसलिन कहती है तू फिक्र ना कर बच्चे, उसके पूरे खानदान को हम बाहर निकाल देंगे, तुम पार्टी में जाकर एंजॉय करो, ये लो गन और शूट करो। तो वो भी गन लेकर एक मूर्ति को शूट कर देती है और गन के वजन से वो खुद नीचे गिर जाती है यार। अगले सीन में दोस्तों एक बड़े घर को दिखाते हैं जहाँ पे एक अमीर आदमी अपनी 2 बेटियों को हाई सोसाइटी के आगे पेश करता है। मतलब ये फंक्शन दुनिया को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि इस अमीर घर की 2 बेटियां शादी के लायक
लायक हो गई है। उसी की पार्टी में हेनरी अपने परिवार के साथ आ जाता है। क्लैरिसा काफी शो ऑफ करती है, लेकिन मीडिया वाले उसकी तरफ देखते तक नहीं। जोसलिन डेफनी से कहती है कि तुम एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाओ बेटी, तो डेफनी भी बड़ी शान से जाती है। सारे मीडिया वाले उसी को घेर लेते हैं और उसकी लगातार फोटोज क्लिक करते हैं। ग्लेनिस और क्लैरिसा तो जलकर बिल्कुल अंदर से राख हो जाती है। हेनरी डेफनी को उन लड़कियों से मिलवाता है जिनके लिए ये फंक्शन हो रहा है। वो जुड़वा बहनें हैं। तो हेनरी बताता है इन लड़कियों के बाप से बात मत करना, क्योंकि अगर उसने बोलना शुरू किया तो कभी मुंह बंद नहीं करेगा। सुन सुनकर तुम्हारे कान पक जाएंगे। और तभी वहाँ पे स्टुअर्ट नाम का एक लड़का आता है जो कि क्लैरिसा का क्रश है। स्टुअर्ट एक प्ले बॉय है दोस्तों। वो हेनरी से पूछता है कि सर क्या मैं आपकी बेटी के साथ डांस कर सकता हूँ। और अगले सीन में वो डेफनी के साथ डांस कर रहा होता है और तब स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है लैन। उसको देखते डेफनी स्टुअर्ट से हाथ छुड़ाकर स्टेज के पास जाकर खड़ी हो जाती है और लैन को निहारने लगती है। उसकी सुरीली आवाज सुनकर डेफनी उस पर बिल्कुल एकदम से फिदा। यहाँ पे डेफनी लैन को पसंद करने लगती है और फिर अपना शो करके लैन नीचे उतर आता है। लेकिन क्लैरिसा उन लड़कियों से कहती कि तुम्हारी पार्टी बहुत ही बोरिंग है, मेहमान भी काफी बोर्ड दिखते हैं। उन लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि उनकी पार्टी में लोगों को मजा नहीं आ रहा। लेकिन डेफनी कहती कि तुम दोनों फिक्र मत करना, इस पार्टी में जान कैसे डालनी है ये मैं जानती हूँ। वो जाकर लैन से बात करती है और कहती कुछ बढ़िया से सुनाओ ना, मजा आ जाएगा। वो भी मान जाता है और फिर स्टेज पे होता है दोस्तों एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। इन बड़ी रॉयल फैमिलीज के घर की पार्टीज में स्लो म्यूजिक बजा करता है, इसलिए जब फास्ट म्यूजिक बजता है तो लोगों की कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन डेफनी डांस फ्लोर पे जाकर खुद डांस शुरू कर देती है और उसको देखकर दूसरे लोग भी डांस करने आ जाते हैं दोस्तों। अब म्यूजिक इतनी जोर से बजता है कि स्पीकर्स वाइब्रेट होने लगते हैं और वाइब्रेशंस के मारे ऊपर से झूमर नीचे आ गिरता है। ये देखकर उन लड़कियों का बाप, मतलब जिसकी ये पार्टी है, वो अपनी छाती पीट पीट कर रोता है कि भगवान, ये तो मेरे परदादा को नेपोलियन ने गिफ्ट किया था। जैसे तैसे दोस्तों हेनरी और उसका परिवार वहां से निकल जाता है। घर आकर हेनरी डेफनी की एल्बम को बड़े ध्यान से देखता है। उन फोटोज में डेफनी की शैतानियां, उसकी हंसी, ये सब देखकर हेनरी का दिल भर जाता है। उसे लगता है कि डेफनी का बर्ताव बड़े घर के लोगों को भले ही गलत लगे, लेकिन उसके मस्ती करने का अंदाज भी काफी मजेदार है। इसी में उसकी ओरिजिनलिटी है। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छप जाती है कि उस अमीर आदमी के घर का झूमर गिरकर टूट गया था और तब वो बुजुर्ग आदमी सभी को कॉफी परोसता है और जानबूझकर क्लैरिसा के ऊपर कॉफी गिरा देता है, क्योंकि ये माँ और बेटी हमेशा अकड़ दिखाती है, बुजुर्ग से हर वक्त काम करवाती रहती है। तो ग्लेनिस डेफनी को डांटती है कि तुम्हें उस बड़े घर की पार्टी में टपोरी वाले गाने पे डांस करने को किसने बोला? तुम्हारी वजह से उनका झूमर टूट गया था और हमारी इतनी इंसल्ट हो गई वहाँ पे। पर हेनरी नहीं करता कुछ दोस्तों। वो डेफनी को सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो गाना तो अच्छा था, अब उनके घर का झूमर इतना कमजोर था तो बेचारी डेफनी क्या ही कर सकती थी। और तब एक आता है कॉल, ग्लेनिस उसको अटेंड करने जाती है और तब हेनरी और डेफनी बिल्कुल सेम टू सेम एक्शंस कर रहे होते हैं, जिसको देखकर ग्लेनिस को और जलन होती है। आगे हेनरी नाश्ता करके निकल रहा होता है तो हॉल में लैन को देखकर वो पूछता है कि तुम कौन हो बेटा? तो लैन कहता है कि सर मैंने कल पार्टी में परफॉर्म किया था, याद है? मेरा नाम लैन है, मैं डेफनी का बॉयफ्रेंड हूँ, उससे पिकअप करने आया हूँ। सुनकर हेनरी का चेहरा उतर जाता है कि एक मामूली सा लड़का मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। खैर डेफनी और लैन उसकी बाइक में मस्त निकल जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों। अब लिबी हेनरी को कॉल करके डेफनी का हालचाल पूछ लेती है। हेनरी बताता है कि वो तो बहुत ही मजे में है, लेकिन एक लड़के को डेट कर रही है जो पार्टीज में गाकर परफॉर्म करता है, और सच बताऊं तो मुझे सब ठीक नहीं लगता। लिबी कहती है एक बात बताओ, इसमें बुरा क्या है? मैं भी तो एक मामूली सी वेडिंग सिंगर हूँ और फिर भी तुमने मुझे प्रपोज किया था, याद है? अब हेनरी को पुराने दिनों का वो रोमांस याद आ जाता है। फिर ग्लेनिस कबाब में हड्डी बनकर आ जाती है और हेनरी कहता है कि ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर उसे कॉल कट करनी पड़ती है और अब वो ग्लेनिस को इग्नोर करने लग जाता है दोस्तों। फिर आगे होती है एक बोट रेस और हेनरी का परिवार उसको देखने जाता है। वहाँ पे लैन सिक्योरिटी के तौर पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तो डेफनी उससे बात कर रही होती है तो स्टुअर्ट आकर कहता है कि डेफनी तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। डेफनी भी चली जाती है तो स्टुअर्ट अब लैन से कहता है कि बेटा डेफनी को डेट करने की तुम्हारी ना औकात नहीं है, इसलिए उससे दूर रहो, वो मेरी है। इसी बीच मीडिया वाले डेफनी से सवाल पे सवाल करने लगते हैं कि उस दिन आप अचानक रैंप वॉक क्यों करने चली गई थी और पार्टी में झूमर भी आप ही की वजह से गिरा था शायद। तो डेफनी उन्हें जवाब देने में लगी होती है, लेकिन हेनरी उसे बचाकर एक और लेके आ जाता है और तब स्टुअर्ट डेफनी को छेड़ता है दोस्तों। और तो और वो लैन के बारे में कुछ बहुत ही बुरा भला बोल देता है। डेफनी को तो बड़ा गुस्सा आता है और वो स्टुअर्ट को पानी में धकेल देती है। ये देखकर फिर मीडिया वाले हाजिर। हेनरी फिर से टेंशन में आ जाता है और डेफनी को जल्दी से वहां से लेके जाता है। इलेक्शन के टाइम पर अगर मीडिया वालों ने कोई भी गलत खबर छाप दी ना तो मुसीबत हो जाएगी, यही डर है दोस्तों हेनरी को। हेनरी लैन की बाइक लेके आ जाता है और डेफनी को लेकर तेजी से निकल जाता है। मतलब बाइक बढ़िया चला लेता है यार वो, लेकिन लगता है पिछले कुछ सालों में उसने बाइक चलाना छोड़ दिया था। अब वो किसी दूसरे टाउन में पहुंच जाते हैं और वहां पार्क में बैठकर बातें करने लगते हैं। तब हेनरी बताता है कि मुझे नंगे पैर पैदल चले हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं। जब मैं मोरक्को में तुम्हारी माँ के साथ था तो वहाँ हम घास पे नंगे पैर चला करते थे, बातें करते थे। वहाँ मीडिया वाले मुझे नहीं घेरते थे, मन को शांति मिलती थी। तुम्हारी माँ को लेकर मैं एक बाइक राइड पे गया था, उसके बाद तो आज तुम्हें बाइक पे लेकर गया हूँ। इस तरह कुछ देर बातें करके दोनों बाप बेटी उस टाउन के मार्केट में जाते हैं, छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, खूब मस्ती करते हैं। फिर दोनों बाइक में वापस आ जाते हैं घर। तो मीडिया वालों ने घर के आगे डेरा लगा के रखा होता है। हेनरी लेता है तुरंत यू टर्न दोस्तों और दोनों
घूम कर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से डेफनी पहली बार दीवार टाप कर घर में आई थी। वहां बाइक खड़ी करके बाप और बेटी दोनों दीवार चढ़कर अंदर कूद जाते हैं। मतलब कई सालों के बाद हेनरी आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। उसे अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब वो एकदम फ्री बर्ड की तरह घूमता फिरता था। वो रॉक म्यूजिक प्ले करके मस्त डांस करने लग जाता है। ये सारी चीजें देखकर ग्लेनिस तो चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हारी उस बेटी ने तुम्हें भी बिगाड़ के रख दिया है। इस तरह गुस्से में कहकर वो चली जाती है, लेकिन हेनरी को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती और फिर से वो नाचने में लग जाता है। लेकिन डेफनी जहां भी जाती है कोई ना कोई तमाशा कर देती है यार, ये भी दिक्कत है। इस वजह से लोग हेनरी पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि जो आदमी अपनी खुद की औलाद को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है वो इलेक्शन जीतकर लोगों को कैसे दिखाएगा। और मीडिया को तो आप जानते ही हैं, हर बात को सेंसेशनल करना उनका काम है। इस वजह से लोगों के बीच हेनरी के लिए सपोर्ट कम होने लगता है और इसी वजह से हेनरी की कुछ पॉलिटिकल कैंपेन मीटिंग्स भी कैंसिल हो जाती है। लेकिन पता है क्या, हेनरी इन चीजों को उतनी अहमियत नहीं देता। वो डेफनी को अपने पुरखों के बारे में बताता है कि वो किस तरह के लोग थे, इस सोसाइटी के लिए उन्होंने कौन से अच्छे काम किए थे और युद्ध में उन्होंने कैसी अपनी भूमिका निभाई, किस तरह की कुर्बानियां दी वगैरह वगैरह। वो कहता है कि बेटा तुम उन्हीं पुरखों की वारिस हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इतने नामी खानदान की लड़की हो। मेरे पिता ने जनता के लिए कई चीजें त्याग दी थी, मैं भी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और इसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए मेरी बेटी होने के नाते तुम्हें भी बेटा खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा, कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। इस तरह मोटिवेट करके वो चला जाता है और अब डेफनी अपने पापा के कहने पे खुद को बदलने लगती है। एक रॉयल फैमिली की लड़की के ढांचे में खुद को ढालने लगती है। किसी फंक्शन में जाती भी है तो एकदम शांत रहती है, ज्यादा उछल कूद नहीं करती, हालांकि वही उसका नेचर भी था। खैर उसके इस बदलाव से अब मीडिया में उसकी छवि पूरी तरह से बदल जाती है और लोगों के बीच हेनरी के लिए सपोर्ट बढ़ जाता है। मतलब मीडिया जो दिखाती है वही तो लोग मानते हैं ना। और अब हेनरी को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है दोबारा से। डेफनी अब लैन से मिलने तक नहीं जाती, पर वो कभी कभी घर आकर डेफनी से मिल लेता है। एक दिन वो कहता है कि एक बढ़िया कॉन्सर्ट है, तुम मेरे साथ चलोगी क्या। अब डेफनी जाना तो चाहती है, लेकिन इस रॉयल फैमिली की लड़की बनने के बाद से वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो वो करना चाहती है। उसे बस परंपरा की रक्षा करनी है, उसकी खुद की मर्जी यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती। वो लैन से कहती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती, तो वो भी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ। किसी दिन तुम फिर से वही पुरानी डेफनी बन जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें कॉन्सर्ट में जरूर लेकर जाऊंगा। कहकर वो चला जाता है दोस्तों। हालांकि अंदर ही अंदर उसको दुख भी होता है कि डेफनी बदल चुकी है। अगले सीन में डेफनी अपने परिवार के साथ इंग्लैंड की रॉयल प्रिंसेस शार्लेट से मिलने जाती है। वहाँ सब कतार में खड़े होते हैं जैसे कि उनका परेड चल रहा हो। प्रिंसेस शार्लेट जो कि एक बुजुर्ग औरत है, वो सभी का इंस्पेक्शन करती है और डेफनी एकदम शांत सुशील लड़की बनकर उनके सामने झुकती है। प्रिंसेस कहती है गुड गर्ल और आगे निकल जाती है। डेफनी का चाल चलन देखकर वो बुजुर्ग औरत जो फैशन परेड में अपना डॉग लाई थी ना, वो हेनरी से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही बदल गई है। और तब उसका डॉग डेफनी को देखकर भागा चलाता है। डेफनी उसे उठाकर प्यार तो करना चाहती है, लेकिन क्या करें, अब गाय का किरदार चुना है तो ड्रामा के अंत तक गाय बनकर ही रहना पड़ेगा। तो डेफनी खुद को बहुत ही कंट्रोल करके एकदम चुप रहती है। सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की खातिर डेफनी अपने नेचर को पूरी तरह से बदलने की कोशिश में लगी हुई है। अब अगले सीन में जोसलिन डेफनी को इस खानदान का एक ताज देती है और कहती है इस ताज को पाने के लिए ग्लेनिस और क्लैरिसा चाल पे चाल चल रही हैं, लेकिन ये तुम्हारा है बेटी, मेरी पोती का है। कल जो पार्टी होगी तुम उसमें इस ताज को पहन के आना। यार दोस्तों, लगता है इनकी लाइफ में पार्टी फंक्शंस के अलावा और कोई है ही नहीं चीज, मजे कर रहे हैं। खैर अगले दिन पार्टी होती है और उसमें डेफनी उस ताज को पहनकर आ जाती है और एज यूजुअल उसे ताज पहने हुए देखकर ग्लेनिस और क्लैरिसा का तो पेट में ऐसा दर्द होता है क्या बोलो। वहाँ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है जहाँ लैन परफॉर्म कर रहा होता है। अब डेफनी उससे बात करने जाती है, लेकिन वो डेफनी से आंखें तक नहीं मिलाना चाह रहा है। डेफनी को बहुत दुख भी होता है और तब लिबी को देखकर डेफनी चौंक जाती है कि माँ आप कब आई। शायद जोसलिन ने उसको बुला लिया था दोस्तों। ग्लेनिस लिबी को नीचा दिखाने के इरादे से काफी शो ऑफ भी करती है कि मैं हेनरी की मंगेतर हूँ, लेकिन लिबी कैजुअली कहती है ओ ग्रेट कांग्रेचुलेशंस। फिर कपल डांस शुरू होता है तो ग्लेनिस लिबी को और जलाने के लिए कहती है मुझे तुम्हारे लिए पता है क्या बहुत बुरा लग रहा है, सच में यार, मैं तो हेनरी के साथ डांस करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ डांस करने वाला कौन है। तो डेफनी कहती क्यों, हेनरी मेरी माँ के साथ डांस नहीं करेंगे क्या। क्यों मिस्टर हेनरी, क्या आप मेरी माँ के साथ डांस नहीं करेंगे। और हेनरी कुछ नहीं कहता और लिबी के साथ डांस करने चला जाता है दोस्तों। ग्लेनिस तो फिर टेंशन में आ जाती है और अपने पापा एलिस्टर से कहती कुछ कीजिए पापा, कहीं लिबी फिर से इस घर में घुस ना जाए, मेरी और मेरी बेटी की लाइफ का क्या होगा। तो एलिस्टर कहता है चिंता मत करो बेटी, कई साल पहले जिस तरह मैंने लिबी को इस घर से निकाल दिया था ना, उसी तरह अब भी निकाल के रखूंगा, साथ ही उसकी बेटी को भी निकालूंगा। और ये बातें डेफनी सुन लेती है और पूछती क्या आप ही ने प्लान करके मेरी माँ को यहाँ से निकाला था, क्या मेरे पापा भी ये सब नहीं जानते थे। और इनकी पोल खुलने वाली है तो ग्लेनिस जल्दी से डेफनी को पकड़ कर लेके जाती है, उसे एक कमरे में लॉक कर देती है जहाँ से उसकी आवाज तक बाहर नहीं आती किसी को। फिर
फिर बाप बेटी का एक स्पेशल डांस होने वाला था। हेनरी तो डेफनी को ढूंढता है लेकिन वो कहीं मिलती नहीं। लिबी कहती है कि मैं उसे ढूंढ लाती हूँ। अब उसके जाने के बाद ग्लेनिस कहती है क्लैरिसा भी तो तुम्हारी बेटी की तरह है, उसके साथ डांस नहीं करोगे क्या? और कोई रास्ता ना पाकर हेनरी क्लैरिसा के साथ डांस करता है। इसी बीच लिबी आखिरकार डेफनी को ढूंढ निकालती है और उसे कमरे से बाहर लेके आ जाती है। हेनरी और क्लैरिसा को डांस करते हुए देखकर डेफनी का तो यार दिल टूट जाता है, क्योंकि बचपन से वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब वो अपने पापा के साथ डांस करे। और आज देखिए ना दोस्तों, मौका मिला था लेकिन ग्लेनिस और क्लैरिसा ने क्या कर दिया, उसकी सारी ख्वाहिशों पे पानी फेर दिया। डेफनी भी अपना ताज उतार कर क्लैरिसा को दे देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसी की खातिर तुम और तुम्हारी माँ हमें इस घर से निकालना चाहती हो ना। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, ना ही ये घर और ना ही ये ताज, तुम सब रख लो यार, मैं और मेरी माँ अमेरिका में खुश रह लेंगी, कहकर डेफनी जाने लग जाती है। हेनरी उनको मनाने आता है तो डेफनी कहती है कि पापा हम आपका परिवार नहीं है, वही है आपका परिवार, उनके साथ रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। और मैं बेवजह आपकी खातिर खुद को बदलने की कोशिश करती रही, पर मैं जैसी हूँ वैसी रहना चाहती हूँ, किसी की खातिर मैं खुद को क्यों बदलूं, और प्लीज हमें जाने दीजिए। इतने में रॉयल प्रिंसेस शार्लेट भी आ जाती है और उसका स्वागत करने के लिए हेनरी को जाना पड़ता है। इसी बीच डेफनी और लिबी निकल जाती हैं दोस्तों। पार्टी के बाद हेनरी डेफनी को बहुत मिस करता है। दूसरी ओर लैन भी डेफनी को बहुत याद करता है और यहाँ से सीधे डेफनी को दिखाते हैं जो अमेरिका जा चुकी है। वो भी अपने पापा और लैन दोनों को बड़ा मिस कर रही है। यहाँ हेनरी बहुत दुखी होता है तो वहाँ डेफनी, हेनरी तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। तब जोसलिन कहती है कि बेटा पिछले 200 सालों से इस खानदान के पुरखों ने लोगों की सेवा में कई कुर्बानियां दी हैं, युद्ध में शरीर के अंग तोड़ तोड़ कर अपनी जान देकर इस देश के लिए लड़े हैं। तुम्हारे पिता ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया था, तुम्हें भी मैंने कभी रोका नहीं। तुम दुनिया घूमना चाहते थे तो हमने कुछ न कहा, तुम्हें पूरी आजादी दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारे पापा चल बसे और तुम्हें उनकी जगह पे उनकी सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। तुमने जी जान से अपनी जनता का भला किया, एक पॉलिटिशियन बनकर तुमने बहुत कुछ किया। राजनीति में नाम, पैसा, शान ये सब कमाए जा सकते हैं, लेकिन इंसान के लिए जिंदगी में सबसे जरूरी है चैन, शांति और खुशी, और ये सब तुम्हें सिर्फ अपने परिवार से मिलेगा बेटा, लिबी और डेफनी के साथ रहकर मिलेगा। यही मेरी राय है, पर तुम समझदार हो और मुझे उम्मीद है कि तुम खुद सोच समझकर एक बढ़िया फैसला लोगे, कहकर वो चली जाती है। हेनरी काफी सोच विचार के बाद एक नतीजे पे पहुंच जाता है और अगले ही दिन वो एक मीटिंग बुलाता है और साफ बता देता है कि इस इलेक्शन में मैं खड़ा नहीं होने वाला। और सभी चौंक जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये मेरा अटल फैसला है, मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। मुझे अपने परिवार की अहमियत समझ में आ चुकी है और मुझे यकीन है कि आप मेरे फैसले की इज्जत करेंगे, कहकर वो बाहर चला जाता है। एलिस्टर तो हेनरी पे चिल्ला देता है कि मैंने तुम पे कितनी मेहनत की, तुम्हारे पापा की मौत के बाद मैंने तुम्हें इस इतनी ऊंची जगह पे पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम हो कि सब कुछ एक ही पल में छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हो। तुम्हारी इस तरक्की की खातिर मैंने लिबी को घर से निकाल दिया, उस वक्त तो प्रेग्नेंट थी, वो सब छुपाकर मैंने उसके नाम से तुम्हें चिट्ठी लिखी, इसके लिए कि तुम भावनाओं में बह न जाओ और तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य हो। तुम्हें इतनी बड़ी पदवी पर किसने बिठाया? मैंने। इस तरह दोस्तों वह हेनरी को भाषण दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गुस्से में एलिस्टर ने सच बक दिया था और हेनरी तो हो जाता है बिल्कुल आग बबूला। उसके मुंह पे तगड़ा पंच मारकर उसे गिरा देता है। तो ग्लेनिस पूछती है कि मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ रह रही हूँ, मेरा क्या होगा? हेनरी कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें मुक्का नहीं मारा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, तुम भी, तुम्हारा बाप भी और तुम्हारी बेटी भी, कहकर हेनरी चला जाता है। अब सीधे दोस्तों यूएस में एक वेडिंग को दिखाते हैं जिसमें लिबी गाना गा रही होती है। डेफनी हमेशा की तरह लोगों को फूड सर्व करने का काम करती है। दुल्हन अपने पापा के साथ डांस कर रही होती है, जिसको देखकर डेफनी फिर से तरस जाती है अपने पापा के लिए। और तब हेनरी वहां पे आता है यार, उसको देखकर लिबी चौंक जाती है। हेनरी को देखकर डेफनी बहुत खुश होती है, क्योंकि जब तक डेफनी हेनरी के बड़े घर में थी हेनरी उससे प्यार से बात भी नहीं कर पाता था। हमेशा एलिस्टर, ग्लेनिस और क्लैरिसा इस पे नजर रखते हुए कुछ करने नहीं देते थे। वो तो चाहते थे कि बाप बेटी का रिश्ता मजबूत ही ना हो, पर अब हेनरी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। डेफनी कहती है कि आई लव यू पापा, और सुनकर हेनरी की खुशी का ठिकाना नहीं दोस्तों, वो डेफनी को सीने से लगा लेता है। फिर हेनरी और डेफनी बिल्कुल उस दुल्हन और उसके पापा की तरह डांस करते हैं, अपने पापा के साथ फाइनली डांस करके। डेफनी का जो सपना था आज पूरा हुआ दोस्तों। और तब हेनरी बताता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और तब आता है लैन, उसको हेनरी लेकर आ गया था साथ में। उसको देखकर डेफनी की खुशी दोगुनी हो जाती है और फिर दोनों करते हैं मस्त डांस। हेनरी और डेफनी स्टेज पे आके एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी ओर ग्लेनिस ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी दोस्तों, और क्लैरिसा अपने क्रश यानी स्टुअर्ट के साथ जा मिली। मतलब ठीक है, सब अपने अपनी तरीके से खुश हो चुके हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही कहानी खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।